तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आप लोग बोर्ड एग्जाम में 400 से अधिक अंक जो है आप लोग लाने वाले हैं। आप लोग 400 से अधिक अंक लाएंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th के हिंदी बी कोर का मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने हिंदी भी रखा है, आप सभी के लिए कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखेंगे और सभी क्वेश्चन और आंसर को अपने कॉपी में जो है नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है, ये खंड क में दी गई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि छोटा सा जो एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस गद्यांश से रिलेटेड जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक का सवाल है उसको आप लोगों को सही सही उत्तर आप लोगों को देने हैं। साथ ही बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उसका जो पैटर्न होगा वो टोटल जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहने वाला है। 4 जो है ऑब्जेक्टिव जो है विकल्प दिए जाएंगे, ठीक है। हमारे पर आपका एग्जाम से लिया जाएगा, जो सही विकल्प आपका सही आंसर होगा तो उस विकल्प को आपको जो अच्छे से गोले को काला करना है, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो मार्कशीट का भी आप लोग प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि इस गद्यांश को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, इससे रिलेटेड जो है जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको देखते हैं और साथ ही इसका आंसर भी मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला सवाल जो दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है। तो देखिए बच्चों, यह जो प्रस्तुत पंक्तियां दी गई है, ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये जो आप पंक्ति दी गई इसको आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि धीरे धीरे जो है सब कुछ बदल रहा है। क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। इसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उपवाद बढ़ाने पर जोर है। चारों ओर यह उत्पादन अपने लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, यानी उत्पाद के नियंत्रण में आप लोग आ रहे हैं। इसका पंक्ति का कहने का अर्थ यह है, ठीक है। तो अब यह जो पंक्ति है, ठीक है, यह जो गद्यांश दिया गया है तो इसके लेखक कौन है, ये सबसे पहला सवाल जो है दिया गया था। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यह जो सवाल जो है ना, ये जो गद्यांश है इसके जो लेखक हुए हैं श्यामावर दुबे, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, श्यामावर दुबे कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इज द राइट आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और हो सके तो इसको जो है कॉपी में आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है। इसको उतार कर आप लोग अच्छे से रिविजन कर लेना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, दूसरा नंबर, कहता है कि इस अंश में किस नए जीवन दर्शन की चर्चा की गई है, यानी कि उस गद्यांश में किस जो है किसके बारे में जो है चर्चा किया गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस गद्यांश में, ठीक है, इस गद्यांश में आप इस गद्यांश को एक बार जरूर देखें। तो इस गद्यांश में क्या हो रहा है कि सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन की ओर जो है ये संकेत कर रहा है। तो यही ना हो जाएगा उपभोक्तावाद का दर्शन। तो देखिए, उपभोक्तावाद के दर्शन की ओर जो है यह जीवन की दर्शन की चर्चा कर रही है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 1 इसका सही आंसर होगा, उपभोक्तावाद का दर्शन, ठीक है। इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल दोस्तों तीसरा नंबर दिया गया है कि आज के माहौल में लोगों का क्या बदल रहा है। तो आज के माहौल में जो है लोगों का चरित्र बदलता जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इज द राइट आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों चौथा नंबर दिया गया है कि नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था। तो नाना साहब की पुत्री का नाम था देवी मैना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, देवी मैना। इसको आप लोग कॉपी में नोट रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि प्रेमचंद्र के जूते हरिश्चंद्र परसाई ने कैसी रचना है। तो देखिए, प्रेमचंद्र के फटे जूते,
आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेमचंद्र के फटे जूते। प्रेमचंद्र के जूतों पर जो है हरिशंकर परसाई ने किस प्रकार से रचना का जो है रचा है, ठीक है, किस प्रकार से अपनी जो है प्रस्तुति की है। तो दोस्तों यह जो है ना प्रेमचंद के जूते के ऊपर जो हरिशंकर परसाई ने जो रचना लिखी है, ठीक है, हरिशंकर परसाई ने जो रचना लिखी है ये व्यंग्यात्मक है, यानी उसके जूतों पर एक टिप्पणी लिखी गई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्यंग्यात्मक जो है ये रचना लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट रखेंगे, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि एक कुत्ता और एक मैना पाठ में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस महापुरुष की चर्चा की है। यानी कि एक कुत्ता और एक मैना का जो पाठ है, ठीक है, ये जो पाठ का नाम दिया गया है इसमें जो है ये लेखक जो है किस महापुरुष के नाम को जो है यहाँ पे बताया गया है, किस महापुरुष की जो है ये चर्चा की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो है यहाँ पर चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि सुमिति, ठीक है, सुमिति के यजमान, ठीक है, सुमिति के यजमान और अन्य परिचित लगभग जो है हर गांव में मिले, क्योंकि यहाँ पे देखिए सुमिति जो है अब वो कौन है, तो सुमिति कौन है, जिनका जो है यजमान और अन्य परिजन जो है लगभग हर एक गांव में जो है मिल रहे हैं। तो यह सुमिति जो है वह कौन है, वह सभी पर जो है सभी के साथ जो है मिलजुल कर रहता है, यानी कि वह क्या है, मिलनसार पुरोहित था। क्या था, मिलनसार पुरोहित। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इसको याद रख लीजिए, इसको रख लीजिए। एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से तैयार रखना है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 8वां नंबर दिया गया है कि देवी मैना पर किस अंग्रेज का दया भाव था। तो देवी मैना पर जो है किस अंग्रेज का दया भाव था, तो सर टासम है, ठीक है, सर टॉमस है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, सर टॉमस है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अगला सवाल जो दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश है, ठीक है, ये जो पद्यांश दी गई है, ठीक है, आप इसको देखें, या जो 4 पंक्ति जो दी गई है इस पद्यांश को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस वीडियो को पॉज करके जो है रोक करके जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो देखिए दोस्तों इसी पद्यांश से रिलेटेड यहाँ पे सवाल दी गई है। यहाँ पे 9 नंबर सवाल है कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो दी गई है तो यह जो है इसका जो कवि है वो है रसखान, ठीक है, क्या है, रसखान है। तो ऑप्शन नंबर जो डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर कवि किस गांव का बसना चाहता है। तो कवि जो है किस गांव में जो है ये बसना चाहता है, किस गांव का यो निवासी बनना चाहता है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ब्रज गोकुल। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों 11 नंबर दिया गया है कि पक्षी का जन्म प्राप्त होने पर कवि कहाँ रहना चाहता है। तो देखिए पक्षी का जन्म, ठीक है, पक्षी का जन्म प्राप्त होने पर जो है कवि का जो कहना है, कवि ये कहता है कि मैं जो हूँ वो कालिंदी के किनारे कदम का जो पेड़ है, ठीक है, कदम का जो पेड़ है उसके डाल पर रहना चाहता हूं, यही ना कहता है उस पंक्ति के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, कालिंदी के किनारे, ठीक है, कालिंदी के किनारे जो है कदम का डाल पर रहना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा, कालिंदी के किनारे कदम की डाल पर, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 12 नंबर दिया गया है, ललद्य किस भाषा का प्राचीन काव्यत्री है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरी जो है काव्यत्री है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि ग्रामश्री में किसके सौंदर्य की चर्चा की गई है। तो ग्रामश्री में जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य की जो है चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 14 नंबर दी गई है कि यमराज की दिशा किस कवि की रचना है। तो यमराज की दिशा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है और ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग याद रखेंगे कि यमराज की दिशा जो है यह जो है कवि की रचना है, यानी कि यमराज की दिशा की जो कविता है इसके कवि कौन है। तो यह है चंद्रकांत देवताले, ठीक है, याद रखेंगे चंद्रकांत देवताले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 15 नंबर दिया गया है कि कबीर दास के एकमात्र संग्रह बीजक के 3 भाग कौन कौन है। तो बीजक के जो है 3 भाग जो है वो कौन कौन है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा साखी, सबद
और रमैनी। ठीक है, ये 3 भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप सभी को कॉपी में नोट कर लेना है और एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर दी गई है कि निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान में निरपक्ष शब्द का जो है क्या अर्थ है। तो निरपक्ष शब्द का जो अर्थ होता है, ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है कि निरपक्ष का अर्थ होता है निष्पक्ष। क्या होता है? निष्पक्ष होता है। तो निष्पक्ष यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि संक्षेपण का क्या अर्थ होता है। तो संक्षेपण का क्या अर्थ होता है बच्चों? संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी कि संक्षिप्त रूप से जो है बताना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 18 नंबर दिया गया है कि विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है। तो देखिए, आप अपने स्कूल में जो है छुट्टी लेते हैं ना, तो छुट्टी लेते समय आप जो है किसे संबोधित करते हैं? जो आवेदन पत्र लिखते हैं उसमें आप क्या दर्शाते हैं? यही ना दर्शाते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, यही ना लिखते हैं कि आप क्लास टीचर को लिखते हैं। तो क्लास टीचर के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन हम किसे संबोधित करते हैं? प्रधानाध्यापक को संबोधित करते हैं। किसे करते हैं? प्रधानाध्यापक को। तो यहाँ पे प्रधानाध्यापक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। याद रखेंगे, विद्यालय में ठीक है छुट्टी लेते समय जो हम आवेदन पत्र लिखते हैं उसमें हम प्रधानाध्यापक को संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि दुम दबाकर भागना, दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ होता है। तो इसका आंसर आएगा डर कर भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गंगा पवित्र नदी है में गंगा क्या है। तो गंगा जो है एक पवित्र नदी है और इसमें गंगा जो शब्द है यह क्या है? क्या वो सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है? ये सब यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो व्याकरण का जो शब्द यहाँ पे उच्चारण की गई है इसको आप लोगों को याद रखना है। इस तरीके से सवाल जो है ना आपकी बोर्ड की परीक्षा में जो है कंफर्म पूछा जाता है, इसलिए इन सभी सवालों को आप लोग को बेसब्री एकदम अच्छे से ध्यान देना है। एकदम जो है बेखौफ होकर इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना है। और जितने भी व्याकरण से रिलेटेड ये सवाल इस तरह से देते हैं उन सभी को आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, एकदम माइंड में रखना है, क्योंकि ये हर हाल में पूछता ही पूछता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी भी शब्द या किसी भी स्थान या किसी भी जगह को संबोधित किया जाता है तो वह क्या होता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जैसे आप संज्ञा का परिभाषा तब पढ़े होंगे ना, किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जस्ट उसी तरह से आपको यहाँ पे याद रखना है कि देखिए गंगा जो है यह क्या है? गंगा नदी है। गंगा क्या है? एक स्थान है। ठीक है, एक नदी है, नाम है। ठीक है, तो ये नाम कौन सा हो जाएगा? संज्ञा ना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, संज्ञा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पुलिस शब्द का लिंग निर्णय होगा। तो यहाँ पे देखिए निर्णय कीजिए, तो कीजिए यहाँ पे करना है। तो पुलिस शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, याद रखेंगे ये पुलिस शब्द का जो स्त्रीलिंग क्या होगा, पुल्लिंग क्या होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि पुलिस जो शब्द है यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जितने भी ये गवर्नमेंट वाला जॉब है, जितने भी गवर्नमेंट वाला जॉब है ना, वो सारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। याद रखेंगे, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है यानी कि सेवादायक जितने भी हैं वो सभी स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। याद रखें दोस्तों, जितना भी सेवा क्षेत्र आते हैं वे सभी क्या है? उनका लिंग है वो क्या होता है? वो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो पराजय शब्द में दोस्तों क्या होता है कि पराजय में जो है परा जो है, ये परा जो है, ये परा शब्द जो है ना, परा शब्द जो है, परा और यहाँ पे जय, ये दोनों शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो परा जो है ना ये एक उपसर्ग है। ठीक है, याद रखेंगे, परा शब्द जो है ये उपसर्ग है। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दयालु शब्द में दोस्तों क्या है? आलू जो है यह क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, याद रखेंगे, आलू जो है यह प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखेंगे हम दयालु। ठीक है, दयालु जैसे हम लिखें तो यहाँ जो उच्चारण हो रहा है ना, देखिए द और यहाँ पे क्या हो रहा है? आलू।
ठीक है, आलू इस प्रकार से हो रहा है ना, 10 जोड़ आलू। तो यहाँ पे क्या है, आलू जो शब्द है ये क्या है, प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर जो ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि यहाँ रिक्त स्थान है, कहता है कि की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो किसकी विशेषता, तो किसकी विशेषता को बताने वालों को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले को विशेषण कहते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम लोग विशेषण कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि देव का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि देव का जो है उल्टा शब्द क्या होता है। तो देव का मतलब क्या होता है, भगवान ना, तो देव का भगवान हो जाएगा। तो भगवान का क्या हो जाएगा, राक्षस। तो राक्षस को हम लोग क्या कहते हैं, राक्षस का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दानव होता है ना। तो देव का उल्टा क्या हो जाएगा, दानव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। बच्चों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताए हैं। इसी प्रकार से आपके जो है लगातार अब वीडियोस आने वाले हैं, सभी क्लासेस के आएंगे, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, चाहे आप मैट्रिक के हैं, इंटरमीडिएट के हैं, 8 के हैं, 9 के हैं, तो सभी का वीडियो अब रेगुलर आने वाला है। आप लोग अब बेसब्री से जो है भिड़ जाइए। जो भी आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अब इंतजार खत्म हो चुका है। लगातार आप लोगों को जो है कड़ी मेहनत करनी है, एकदम अच्छा जो है आप लोगों को मेहनत करना है। और इस बार भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 400 से अधिक अंक आप लोगों को लाने हैं। और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जुड़ जाइएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें कुछ फी रखा गया, आप लोग जल्द से जल्द फी को कंप्लीट करके जो है उसमें जुड़ जाइए। वहाँ पर यह जो है PDF को शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग भी आंसर मिलान करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और बच्चों आई होप कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो। तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक